नमस्कार दोस्तों, टीनो विजन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज करने वाले हैं हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 11। पिछले हम लोग 10 मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब लोग हम लोग पहुंच चुके हैं 11 नंबर मॉक पर। इसमें वैसे ही देखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर तथा उसके जो ऑप्शंस होंगे उसको भी थोड़ा डिटेल से समझते चलेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर देखो 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अर्ध स्वर कहलाते हैं, मतलब अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर की बात करें तो या और वाह, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, या और वाह। देखो या और वाह जो हिंदी वर्णमाला में या और वाह जो अर्ध स्वर माना जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण कभी भी कभी स्वर की जो तरह होता है, कभी व्यंजन की तरह नहीं। जैसे कौवा, तो महिलाएं। तो देखो जो या शब्द बनता है ई और धन आ से मिलकर बनता है या, और उ और धन उ धन वा आ, इससे मिलके बनता है। ये ऐसे मिलके बनते हैं, इसलिए इसको बोला गया है अर्ध स्वर, क्योंकि दोनों स्वरों से मिलके बनते हैं। देखो रा और ला की बात करें तो रा कौन सा वर्ड होता है, रा होता है लुंठित और ला होता है पार्श्विक। अगर सा की बात करेंगे ये हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन, और छ क्या ये हो जाएंगे कौन से, संयुक्त व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उद्धार उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उसको जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्धनहार उत्धनहार। तो ये हो जाएगा उत्धनहार, पहला उद है तो ये बनता है उत्धनहार। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर संधि की बात करेगा, संधि कौन सी है, इसमें संधि हो जाएगी क्या, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी। और उसकी जो जो इसका नियम होता है, नियम क्या कहता है, ता या दा के बाद हा आए तो तुरंत जो ता और दा के बाद स्थान पर दा हा के स्थान पर धा हो जाता है, तो फिर बन जाता है उद्धन हार बनेगा इसका जो संधि विच्छेद, और ये बनेगा बन क्या जाएगा, उद्धार हो जाएगा इसका राइट आंसर। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है। अगर इसकी बात करें पर्णकुटी, तो पर्णकुटी का अर्थ क्या हो गया, पर्ण मतलब पत्तों से बनी कुटी, तो ये हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा तत्पुरुष समास। इसमें बनेगा पर्णकुटी पत्तों से बनी, पत्तों से बनी, तो इसका कारण जो कारण जो है करण कारक का लोप हो रहा है, अतः यह करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यास का विलोम शब्द क्या होगा। तो व्यास का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो समास का क्या होता है, व्यास। तो समास का जो व्यास का अर्थ होता है विस्तार करना या फैलाना, और समास का अर्थ होता है संक्षेप करना या छोटा करना। क्योंकि ये, और एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुलिस के एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुआ है, ये व्यास का समास वाला। और इसके बाद में देखो संक्षेप है जो विस्तार का विलोम शब्द दे रखा है इसमें। तो मेढक का शुद्ध तत्सम रूप क्या होगा। तो मेढक का बात करें तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडूक हो जाएगा इसका राइट आंसर, मंडूक। मेढक शब्द, मेढक जो है तद्भव शब्द है, उसका संस्कृत शब्द होता है तत्सम मंडूक। इसको बोलते हैं जैसे कूप मंडूक, यानी कुएं का मेढक। दादुर इसका पर्यायवाची लिखा है, जैसे दादुर। और मुष्टि की बात करें, ये मुट्ठी, जो मुट्ठी का तत्सम रूप है। और मुदक, मुदक किसका है, मूंग का तत्सम है। मुदक किसका है, मूंग का। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्धान। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्धान बताइए इसमें से कौन सा सही है। देखो अंतर्धान, तो अंतर्धान अंतर्धान और अंतर्धान तो रा ये वाला सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अंतर्धान में अंतः धन धान होता है, इसका जो संधि विच्छेद अगर होगा तो जो संधि विच्छेद बनता है अंतः और धन धान, ये बनता है इसका संधि विच्छेद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाश में विचरण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बन जाता है खेचर। क्या बन जाता है, खेचर। तो खे का अर्थ होता है संस्कृत में आकाश, और चर का अर्थ होता है चलने वाला है, विचरण करने वाला। तो बनता है कि आकाश में चलने वाले को बोलते हैं क्या, खेचर। जैसे जैसे पक्षी हो गया, देवता हो गए, ग्रह हो गया, तो ये बन जाते हैं इसके शब्द बनते हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गूलर का फूल होना।
मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? गूलर का फूल मतलब दुर्लभ होना या दिखाई ना देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो ये बन जाता है। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नित्य पुल्लिंग या सदा पुल्लिंग वाला शब्द है? सदा पुल्लिंग के पूछ रहा है शब्द। देखो नित्य पुल्लिंग, इसमें बन जाएगा चील, तो नहीं होगा कोयल, और खटमल, मधुमक्खी, तो ये बन जाएगा इसका राइट आंसर क्या? खटमल। तो खटमल, उल्लू, कौवा और गेंडा, मच्छर आदि ऐसे जो शब्द होते हैं पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे नित्य पुल्लिंग में। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमेशा मादा शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे मादा खटमल ऐसे करके लगा कर बनाया जाता है। चील, कोयल, मक्खी, छिपकली नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनके आगे नर लगाया जाता है तब ये बनते हैं पुल्लिंग शब्द। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैंने आम खा लिया है, तो यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? मैंने आम खा लिया है, तो इसका मतलब है कि अब थोड़ी देर पहले की बात हुई है, तो पूर्ण वर्तमान काल या इसको बोल देंगे क्या? आसन्न भूतकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल। जब क्रिया अभी अभी तुरंत समाप्त हुई हो और उसे पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल कहते हैं। मैंने आम खा लिया है तो मतलब अभी अभी खाया है, इस चीज को याद रखना। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोगी से चला नहीं जाता, तो इसमें क्या बन जाएगा? रोगी से चला नहीं जाता तो हमेशा असमर्थता का बोध हो रहा है, तो यहाँ बन जाता है भाववाचक। चलना अकर्मक क्रिया है और यहाँ अकर्मक क्रिया को कर्ता के साथ से लगा हो और असमर्थता का वो दिखाई दिया जाए या असमर्थता का जो बोध हो रहा हो, तो वहाँ हमेशा भाववाच्य होता है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का हो जाएगा क्या? निर्वेद। जब संसार से मोह माया छूट जाए और वैराग्य उत्पन्न हो, तो वहां शांत रस होता है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन कह रहा है शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखो शाबाश से ही एक्सीलेमेटरी जो साइन लगा है उससे ही समझ जाएंगे ये कौन सा जो ऑप्शन सही होगा। तो विस्मयादि बोधक बोले तो हर्ष हर्ष बोधक। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है सूत और सुत शब्द का युग्म का जो अर्थ भेद क्या होंगे? सूत का अर्थ तो क्या होता है? सूत और सुत, उसमें पूछ रहा है सूत और सुत। सूत मतलब होता है धागा और पुत्र, धागा और पुत्र, धागा और पुत्र। एक होता है सूत का मतलब ये धागा, और सुत का होता है पुत्र, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें क्या कहा जाए? अतिशयोक्ति। देखो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, इसमें तो जहाँ किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया जाए कि लोक सीमा पार हो जाए, पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई, ये अतिशयोक्ति का उदाहरण हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जो अधूरा रह गया था? तो उसका राइट आंसर बन जाएगा क्या? मंगलसूत्र। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है मंगलसूत्र एक अधूरा उपन्यास है और किसके द्वारा ये रचित है? तो किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अपोजिट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद की, ये हो जाएगी। और जैसे चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1955 किसे प्रदान किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। और किसके लिए मिला था? हेमतरंगणी के लिए। किसके लिए मिला था? हेमतरंगणी के लिए। तो 1955 में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी की उनकी रचना हेमतरंगणी के लिए दिया गया था। इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। किनको? माखनलाल चतुर्वेदी को। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्युन्नति में शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उसमें इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या? प्रति। क्योंकि प्रति धन उत्पन्न धनमति, इसमें तीन तरह से बनेगा। इसमें जो भी पूछेगा तो उस हिसाब से बताएंगे। देखो पहला बनेगा प्रति धन, मूल शब्द बनेगा उत्पन्न धनमति। ये चीज को याद रखना। इसका जो इसको संधि विच्छेद करके देख सकते हैं। जिसकी बुद्धि तुरंत निर्णय ले सके उसको बोलते हैं प्रति उत्पन्नमति, या तुरंत सोच सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौरव शब्द में किस तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब गौरव शब्द में पूछ रहा है। तो गौरव,
गौरव में अगर बात करेंगे तो उसमें जो उसका जो शब्द बनेगा आ बनेगा, गौरव। तो तदित प्रत्यय की बात करा तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ। तो इसमें देखो क्या होता है कि गुरु जो इसमें मूल शब्द होता है क्या, गुरु है, गुरु। और धन आ जो प्रत्यय शब्द लगा तो तब बना ये गौरव। आ प्रत्यय लगने के बाद शब्द का पहला स्वर बदल जाता है, जो गु का गौ हो गया हो जाता है। यह एक एडवांस प्रत्यय का नियम है, ये समझ लीजिए। एडवांस प्रत्यय लगा है इसमें आ, क्योंकि ये अब सब ज्यादातर यूज करेंगे ये, जबकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें बनेगा क्या, गुरु, और गुरु धन आ, ये इसका बनेगा संधि विच्छेद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाग का अनेकार्थी नहीं है। तो इस चीज को याद रखना, देखो हमेशा नहीं को हमेशा याद रखना, नहीं हमेशा पेपर में गलत कराता है। तो वो नाग का जो अर्थ होता है सर्प होता है, हाथी भी होता है, इसके बाद में पर्वत भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बादल। बादल इसका नाग का नहीं होता है। सर्प, हाथी, पर्वत, बादल इसका अर्थ नहीं है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कालिंदी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। कालिंदी की बात करें तो ये पूछा किसका पर्यायवाची, ये हो जाएगा यमुना का पर्यायवाची। तो यमुना का हो जाएगा, सूर्य पुत्री होने के कारण यमुना को कालिंदी और अर्कजा और सूर्यसुता, रवि तनया, भानुजा कहा जाता है। माता पिता पूजनीय हैं, तो पूजनीय वैसे ये लिखा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो लिखा है ये शब्द को अगर अशुद्धि को बनाना चाहें, इसमें जो अशुद्ध अशुद्ध पूछ रहा है तो इसमें कोई भी अशुद्ध नहीं है, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर क्वेश्चन को अगर अशुद्ध बनाना हो तो इस शब्द को बना लेना, क्योंकि पेपर में जब भी देखा तो ऐसा देगा पूजनीय, जो कि ये गलत शब्द है। तो ये हमारा हमेशा जो सही शब्द क्या बनता है, पूजनीय। तो ये हमारा सही शब्द हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम बहुत बोलता है, वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। तो जब ये बहुत की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। बोलना क्रिया है और बहुत उसकी मात्रा को बता रहा है, तो कितना बोलता है, बहुत, अर्थात ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। रीति में क्या होता है, वो उसकी तरीके को बताता है, ढंग को बताता है, उसमें बन जाता है रीति। अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, अंधों में काना राजा। तो इसकी बात अगर बात करें तो जैसे मूर्खों के बीच कम ज्ञानी का भी सम्मान होना। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, अंधों में काना राजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित रामचरितमानस की भाषा क्या है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, उसकी जो भाषा की बात कर रहा है, तो ये इसमें भाषा कौन सी थी, अवधी भाषा थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में ही की है, जबकि उनकी जो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। चतुर्भुज की बात करें तो ये बन जाएगा क्या, वैसे अगर बहुब्री ना होता तो और कुछ लगाते, पर बहुब्री दे रखा है तो हमेशा इसमें क्या बनेगा, चार है भुजाएं, जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। तो हमेशा क्या बनेगा, बहुब्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो ये पूछ रहा है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इसमें जो उसका राइट आंसर बन जाएगा क्या, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। जब दो स्वतंत्र जो वाक्य किंतु परंतु और या इसलिए से जुड़े हों तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन आया है, इस वाक्य में कौन क्या है, कौन हो जाएगा क्या, प्रश्नवाचक। कौन कैसा शब्द है, प्रश्नवाचक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन या उसको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, तो वे बनते हैं हमारे डा और ढा। ये बन जाएगी डा ढा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्क्षिप्त मीन्स होता है झटके से फेंकना, मतलब जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है, जिसको बोलते हैं उत्क्षिप्त। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये हिंदी की अपनी खोज है, जो कि मतलब संस्कृत में ये नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अगर इस क्वेश्चन की राइट, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो उसका जो राइट आंसर बनेगा बनेगा द्विकर्मक क्रिया। कैसे बन जाएगा द्विकर्मक क्रिया, इस वाक्य में दो कर्म हैं। बच्चे को हो जाएगा प्रवीणवाचक या गौड़ कर्म, के बाद में दूध जो है जो अप्राणीवाचक या मुख्य कर्म। क्या और किसको दोनों का उत्तर मिले तो द्विकर्म क्रिया होती है।
क्या पिलाया? दूध। किसको? तो मतलब बन जाएगा बच्चे को। तो ऐसे हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से इसको याद रखना और थोड़ा समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या रहा है कि दोहा छंद के विषम और पहले और तीसरे चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 11 13 11 होती हैं। तो हमेशा इसमें जो राइट आंसर बन जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी 13। दोहा एक जो अर्ध समात्रिक छंद है, इसके विषम में ये मतलब 1 और 3 चरणों में होती है 13 13, सम चरणों में होती है 11 11। ये सोठा का ये मतलब जो होता है सोठा इसका उल्टा होता है। यह घोड़ा अच्छा है। तो ये वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह हो जाएगा कि एक सार्वनामिक विशेषण। कैसा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जब कोई जो सर्वनाम यह है वह कोई ऐसा किसी संज्ञा जैसे घोड़ा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो वह हमेशा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन सीधा गद्यांश को पढ़ते हैं, गद्यांश को ना पढ़ के सीधा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो पूछ रहा है गद्यांश के अनुसार जीवन का सच्चा आधार क्या है? तो सबसे टॉप पे पढ़ते हैं कर्म ही जीवन का सच्चा आधार है। तो सीधा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाग्यवादी और व्यक्ति और अपनी असफलताओं का दोष किसे देता है? उसमें देखो कहाँ लिखा है, देखो ढूंढो उसको। असफलताओं का दोष परिस्थितियों को देता है। किसको देता है? परिस्थितियों को। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु किसे बताया गया है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु किसे बता? आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये देखो ये लिखा है आलस्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलस्य। आलस्य को। अगला क्वेश्चन कह रहा है महान पुरुषों ने इतिहास कैसे रचा है? महान पुरुषों ने इतिहास कैसे रचा है? निरंतर निरंतर सही दिशा के लिए कर्मों का फल है। मतलब निरंतर कठोर, ये लिखा देखो निरंतर और सही दिशा में कर्मों का फल है। इसका राइट आंसर बन जाएगा निरंतर और कठोर परिश्रम दृढ़ संकल्प से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सफलता वास्तव में क्या है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा निरंतर और सही दिशा में किए गए कर्मों का फल। ये चीज लिखी थी और इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर और सही दिशा में किए गए कर्मों का फल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आज का अपना स्कोर क्या रहा। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन देते हैं, इंद्र के जो पर्यायवाची लिखना 5। कितने? 5। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।